एक दृश्य पर विचार करते हैं। बीच समुद्र में तैरता हुआ एक विशाल एकदम आलीशान डच क्रूज शिप। चारों तरफ नीला समुद्र है, डेक पर तेज धूप खिली है और यात्री अपनी छुट्टियों का बहुत मजे से आनंद ले रहे हैं। ओह, सुनने में तो ये किसी परफेक्ट हॉलिडे जैसा लगता है। बिल्कुल, सब कुछ एकदम शांत और परफेक्ट है। और तभी अचानक से एक घोषणा होती है और कुछ ही पलों में पूरा का पूरा शिप लॉकडाउन में चला जाता है। अरे बाप रे, एकदम से लॉकडाउन। हाँ, बिल्कुल। यात्रियों को उनके कैबिन में वापस भेज दिया जाता है, दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। केप वेडे के तट के पास खड़ा वो विलासिता का प्रतीक जहाज अचानक से, मतलब रातों रात, एक तैरते हुए क्वारंटीन जोन में बदल जाता है। ओह, ये कोई फिल्म का दृश्य लग रहा है। सच में, लेकिन ये एक सच्ची घटना है। और ये दृश्य सुनते ही हम सभी के दिमाग में तुरंत कोविड-19 के शुरुआती दिनों की वो खौफनाक याद ताजा हो जाती है। बिल्कुल, वो डर, वो एकदम से सब कुछ बंद हो जाना। हाँ, लेकिन जो चीज इसे और भी ज्यादा चौंकाने वाली बनाती है, वो ये है कि ये कोविड-19 था ही नहीं। अच्छा, तो फिर ये क्या था? ये एक अलग ही तरह का अदृश्य हमलावर था। और पता है, इसने केवल 7 मामलों की पुष्टि के बाद पूरे जहाज की रफ्तार को रोक दिया। सिर्फ 7 मामले। ये घटना वास्तव में सार्वजनिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ी केस स्टडी की तरह है। बिल्कुल। देखिए, हम अक्सर मानकर चलते हैं कि हमने वायरस और महामारियों के काम करने के तरीके को पूरी तरह से समझ लिया है। जब हम महामारी शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में हवा से फैलने वाले श्वसन तंत्र के वायरस ही आते हैं। हाँ, जैसे कि खांसने या छींकने से फैलने वाले वायरस। सही कहा। लेकिन जब एक ऐसा रोगजनक या पैथोजन सामने आता है जो उस परिचित खांचे में फिट ही नहीं बैठता, तो वह स्वास्थ्य प्रणालियों की उस झूठी सुरक्षा की भावना को झकझोर कर रख देता है। ये बात तो है। उस क्रूज शिप का वो लॉकडाउन किसी हवा में फैलने वाले फ्लू से बचने के लिए नहीं था, वो एक पूरी तरह से अलग प्रकृति के खतरे को नियंत्रित करने के लिए था। और इसी रहस्यमय घटना और इससे जुड़े विज्ञान ने हमारी आज की इस गहन चर्चा की नींव रखी है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो एक बेहद अहम रिपोर्ट है। इसका शीर्षक है हंटा वायरस, कोविड-19 की धीमी परछाई। ये नाम ही अपने आप में काफी कुछ कह देता है। सच में। तो आज का हमारा मिशन बिल्कुल स्पष्ट है। हमें यह समझना है कि आखिर यह हंटा वायरस है क्या, उस डच क्रूज शिप को इतने सख्त लॉकडाउन में क्यों जाना पड़ा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, सूचनाओं के इस भारी बोझ के बीच समाज को इस धीमी परछाई से कितना चिंतित होने की आवश्यकता है। मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये एक बहुत ही प्रासंगिक मिशन है। देखिए, लॉकडाउन या वायरस जैसे शब्द सुनते ही स्वाभाविक रूप से समाज में एक सामूहिक घबराहट पैदा हो जाती है। बिल्कुल, लोग तुरंत डर जाते हैं। हाँ, लेकिन उस घबराहट को शांत करने का एकमात्र तरीका उस खतरे की जैविक और व्यावहारिक कार्यप्रणाली को समझना है। मेरा मानना है कि जब विज्ञान समझ में आ जाता है तो डर की जगह सतर्कता ले लेती है। बहुत खूब कहा आपने। तो चलिए उस डच क्रूज शिप की घटना के मूल में चलते हैं। रिपोर्ट स्पष्ट रूप से बताती हैं कि केप वर्डे में उस शिप पर हंटा वायरस के 7 मामलों की पुष्टि हुई थी। सिर्फ 7 मामले? हाँ, अब 7 मामले एक विशाल जहाज की आबादी के सामने तो बहुत छोटी संख्या लगते हैं। तो यहाँ जो सवाल सबसे ज्यादा परेशान करता है वो ये है कि पानी के बीचों बीच तैरते हुए एक जहाज पर यह वायरस आखिर पहुंचा कैसे। ये सच में एक बड़ा सवाल है। स्रोत सामग्री ये साफ कर देती है कि यह कोविड की तरह हवा में एक इंसान के खांसने या छींकने से दूसरे इंसान तक नहीं पहुंचता। बिल्कुल नहीं। की छींक का सीधा वार नहीं है, बल्कि ये चूहों या कृंतकों द्वारा पीछे छोड़े गए अदृश्य कणों का एक ऐसा धूल भरा तूफान है जो जहाज के निचले हिस्सों में, कार्गो होल्ड में या कोनों में शांति से पड़ा रहता है। हाँ, और फिर हवा के बहाव के साथ किसी इंसान के सांस के जरिए अंदर चला जाता है। क्या ये सही है? ये धूल भरे तूफान वाली एनालॉजी स्थिति की गंभीरता को बहुत सटीक रूप से दर्शाती है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हंटा वायरस मुख्य रूप से एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक मतलब जो जानवरों से आता है? बिल्कुल सही। इसका अर्थ है कि ये वायरस एक प्रजाति की सीमा को लांघकर दूसरी प्रजाति में प्रवेश करता है, यानी जानवरों से इंसानों में। हंटा वायरस के मामले में ये मुख्य वाहक कृंतक होते हैं, विशेष रूप से चूहे। अरे वाह, ये तो बहुत अहम बिंदु है। मतलब ये वायरस असल में इंसानों का है ही नहीं, हम इसके प्राकृतिक चक्र का हिस्सा ही नहीं है। एकदम सटीक। इंसान इस चक्र का हिस्सा नहीं है। कृंतक इस वायरस के प्राकृतिक जलाशय हैं, जिन्हें हम नेचुरल रिजर्वॉयर कहते हैं। अच्छा।
वायरस उनके शरीर में पनपता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये चूहों को बीमार नहीं करता, वे बस इसे अपने अंदर लेकर घूमते रहते हैं। मतलब चूहे खुद बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं? हाँ, उन्हें कुछ नहीं होता। अब वो जो आपने धूल भरा तूफान कहा ना, वो कैसे बनता है, इसके पीछे का तंत्र समझना बहुत जरूरी है। हाँ, वो कैसे काम करता है? देखिए, संक्रमित कृंतक अपने मल, मूत्र या लार के जरिए इस वायरस को पर्यावरण में छोड़ते हैं। जब ये मल मूत्र सूख जाता है तो इसके बेहद सूक्ष्म कण बन जाते हैं। मतलब वो धूल में बदल जाता है? बिल्कुल, और फिर किसी बंद जगह पर, जैसे कि जहाज के स्टोरेज रूम या वेंटिलेशन शाफ्ट के पास, जब कोई व्यक्ति सफाई कर रहा होता है या बस वहां से गुजर भी रहा होता है, तो वे सूक्ष्म कण हवा में तैरने लगते हैं। और इसे ही हम शायद एरोसोलाइजेशन कहते हैं। जी हाँ, वैज्ञानिक भाषा में इसे ही एरोसोलाइजेशन कहते हैं। जब कोई इंसान उस दूषित हवा में सांस लेता है तो वायरस सीधे उसके श्वसन तंत्र में प्रवेश कर जाता है। बाप रे, ये प्रक्रिया तो एक गहरी चिंता पैदा करती है, क्योंकि देखिए, जब कोई खांसता हुआ व्यक्ति सामने होता है तो इंसान उससे शारीरिक दूरी बना सकता है, वो दूर हट सकता है। हाँ, आपको खतरा सामने दिख रहा होता है। बिल्कुल, लेकिन इस परिदृश्य में दुश्मन पूरी तरह से अदृश्य है। वो वायरस किसी सतह पर शायद हफ्तों से पड़ा हो और केवल एक बार हवा का झोंका आने पर वो सक्रिय रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है। सही कहा आपने। और क्रूज शिप जैसी जगह तो वैसे भी अपने आप में एक बंद इकोसिस्टम की तरह काम करती हैं, जहां हवा लगातार रिसाइकिल होती रहती है। बिल्कुल, और यही कारण है कि उस जहाज पर लॉकडाउन लगाना एक अनिवार्य कदम बन गया था। अच्छा, तो ये कारण था। हाँ, क्योंकि अगर जहाज के वेंटिलेशन सिस्टम या किसी विशिष्ट स्टोरेज क्षेत्र में संक्रमित चूहों का मल मूत्र मौजूद है तो वो पूरा क्षेत्र एक अदृश्य माइनफील्ड बन जाता है। ओह, माइनफील्ड सही शब्द है। अधिकारियों को ये खोजना था कि वो अदृश्य तूफान आखिर कहां से उठ रहा है। अब यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। रिपोर्ट की और गहराई में जाने पर एक और जटिलता सामने आती है। वो क्या? स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि हंटा वायरस कोई एक इकलौता वायरस नहीं है, बल्कि इसके कई प्रकार हैं जिन्हें हम स्ट्रेन्स कहते हैं। मतलब दुनिया भर के चूहे एक ही तरह की बीमारी नहीं फैला रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य है। रिपोर्ट में ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड हंटा वायरस के बीच एक बहुत ही स्पष्ट विभाजन किया गया है। ये विभाजन इस वायरस के विकास और इसके भौगोलिक वितरण को समझने के लिए एक तरह की कुंजी है। तो ये ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड का क्या मतलब है यहाँ? देखिए, विज्ञान में ओल्ड वर्ल्ड का संदर्भ आमतौर पर यूरोप, एशिया और अफ्रीका से होता है, जबकि न्यू वर्ल्ड अमेरिका यानी उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को दर्शाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ अलग-अलग जगहों के नाम हैं? नहीं, हंटा वायरस के मामले में ये सिर्फ भूगोल का अंतर नहीं है, बल्कि ये इस बात का भी अंतर है कि वायरस इंसान के शरीर में जाकर किस अंग पर सीधा हमला करता है। इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। रिपोर्ट के अनुसार यूरोप और एशिया में पाए जाने वाले ओल्ड वर्ल्ड हंटा वायरस शरीर के गुर्दों को अपना मुख्य निशाना बनाते हैं, यानी किडनीज को। बिल्कुल। अगर हम अपनी पुरानी एनालॉजी से बाहर आएं तो ये कोविड जैसे अचानक हुए पावर ग्रिड फेलियर की तरह नहीं है। क्या इसे किसी शहर के वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम पर धीरे धीरे लगने वाली जंग की तरह देखा जा सकता है, जो समय के साथ पूरे सिस्टम को ही जाम कर देती है? अरे वाह, ये बहुत ही बेहतरीन तुलना है। धन्यवाद। तो ये शरीर में कैसे काम करता है? देखिए, ओल्ड वर्ल्ड हंटा वायरस जो बीमारी पैदा करता है उसे हेमोरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम कहा जाता है, या शॉर्ट में HFRS। HFRS, ठीक है। जब ये वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो ये हमारी रक्त वाहिकाओं यानी ब्लड वेसल्स की अंदरूनी परत पर हमला करता है। इन परतों को हम एंडोथीलियल कोशिकाएं कहते हैं। रुको, एंडोथीलियल कोशिकाएं मतलब नसों के अंदर की दीवारें? हाँ, बिल्कुल वही। तो वायरस उन कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है जिससे वो लीकी हो जाती हैं, मतलब उनमें से रिसाव होने लगता है। जैसे किसी पाइप में छोटे छोटे छेद हो जाएं? एकदम सही। तो रक्त वाहिकाओं से तरल पदार्थ बाहर रिसने लगता है। अब गुर्दे, जिनका काम शरीर के खून को फिल्टर करना है, इस रिसाव और सूजन के कारण भारी दबाव में आ जाते हैं। ओहो, तो इसलिए आपने कहा कि फिल्टर सिस्टम पर जंग लग जाती है। हाँ, आपका वो फिल्ट्रेशन सिस्टम पर जंग वाला उदाहरण बहुत सटीक है, क्योंकि गुर्दे की छोटी छोटी छलनियां काम करना बंद कर देती हैं और इससे शरीर में जहरीले तत्व जमा होने लगते हैं। ये शरीर के अंदरूनी ढांचे पर एक बहुत ही व्यवस्थित और खतरनाक हमला है। और अगर न्यू वर्ल्ड हंटा वायरस की बात करें, जो अमेरिका में पाया जाता है, तो स्रोत बताते हैं कि वो फेफड़ों को निशाना बनाता है। सही है।
न्यू वर्ल्ड स्ट्रेन से होने वाली बीमारी को हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम कहते हैं, यानी HPS। तो इसमें भी क्या वही लीकी पाइप वाला सिस्टम होता है? बिल्कुल, इसमें भी वही लीकी ब्लड वेसल्स वाला तंत्र काम करता है, लेकिन यहाँ ये रिसाव फेफड़ों के अंदर होता है। ओह, फेफड़ों के अंदर पानी भर जाता है। हाँ, फेफड़ों में तरल पदार्थ भर जाता है, जिसे पल्मोनरी एडीमा कहते हैं। इंसान को ऐसा महसूस होता है जैसे वह सूखी जमीन पर डूब रहा हो। बाप रे, सूखी जमीन पर डूबना, ये तो बहुत भयानक है। क्योंकि फेफड़े ऑक्सीजन को खून तक पहुंचा ही नहीं पाते। देखिए, दोनों ही स्थितियां, चाहे गुर्दे का फेल होना हो या फेफड़ों में पानी भरना, बेहद जानलेवा हैं। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? जब समाज फेफड़ों पर असर या अत्यधिक घातक और लॉकडाउन जैसे शब्द एक ही चर्चा में सुनता है, तो एक ही सवाल दिमाग में गूंजता है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। क्या हंटा वायरस अगली बड़ी महामारी बनने की कगार पर है? क्या ये हमारा नया कोविड है? यहाँ स्रोत सामग्री में एक बहुत बड़ा विरोधाभास मौजूद है, जिस पर मैं सवाल उठाना चाहता हूँ। ओहो, उस विरोधाभास का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। वो क्या है? देखिए, रिपोर्ट एक तरफ चेतावनी देती है कि हंटा वायरस कोविड-19 की तुलना में कम संक्रामक है, मतलब लेस कंटेजियस है। हाँ, ये सच है। लेकिन साथ ही ये स्पष्ट करती है कि ये अत्यधिक घातक है, हाईली फेटल है। और फिर उसी रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि कोविड-19 के शुरुआती चरणों की तुलना में हंटा वायरस की समग्र मृत्यु दर कम देखी गई है। ये तथ्य काफी उलझाने वाला है। कोई चीज अत्यधिक घातक कैसे हो सकती है और साथ ही उसकी मृत्यु दर कोविड के शुरुआती दौर से कम कैसे हो सकती है? और अगर यह आसानी से नहीं फैलता, तो केवल 7 मामलों के लिए क्रूज शिप पर इतना सख्त लॉकडाउन क्यों लगाया गया? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो हमें यह समझना होगा कि संक्रामकता और घातकता जन स्वास्थ्य के 2 पूरी तरह से अलग पैमाने हैं। ओह, अच्छा। और यहीं पर यह वायरस कोविड-19 से बिल्कुल अलग व्यवहार करता है। तो इस अंतर को इसके तंत्र के आधार पर कैसे समझाया जा सकता है? देखिए, महामारी विज्ञान में एक शब्द होता है R0। यह बताता है कि एक संक्रमित व्यक्ति कितने और लोगों को संक्रमित कर सकता है। हाँ, हमने कोविड के समय ये शब्द बहुत सुना था। बिल्कुल। तो कोविड-19 का R0 बहुत अधिक था, क्योंकि यह हवा के जरिए इंसानों के बीच तेजी से उछल रहा था, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। हाँ, लेकिन हंटा वायरस का इंसान से इंसान ट्रांसमिशन बेहद दुर्लभ है। इसे फैलने के लिए हर बार उस कृंतक से इंसान वाले पुल की आवश्यकता होती है। मतलब चूहे का होना जरूरी है। बिल्कुल। ये जंगल की उस तेज आग की तरह नहीं है जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक लपटे फेंक कर पूरे शहर को राख कर दे। ये कम संक्रामक है क्योंकि इसके प्रसार का माध्यम बहुत सीमित है। ओह, ये सच में एक राहत देने वाला तथ्य है कि ये इंसानों की भीड़ में तेजी से नहीं फैलेगा। लेकिन फिर इसके अत्यधिक घातक होने का क्या अर्थ हुआ? जब हम इसे अत्यधिक घातक कहते हैं तो ये उस विशिष्ट व्यक्ति के स्तर पर होता है जिसके शरीर में ये प्रवेश कर चुका है। अच्छा, मतलब जिसको हो गया उसके लिए बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। जो व्यक्ति उस संक्रमित धूल के संपर्क में आ गया है, उसके लिए गुर्दे या फेफड़ों का फेल होना कोई मामूली बात नहीं है। इसमें व्यक्तिगत मृत्यु दर का जोखिम बहुत अधिक रहता है। ये विरोधाभास के पहले हिस्से को स्पष्ट करता है, लेकिन वो जो कोविड के शुरुआती चरणों से तुलना वाली बात थी, समग्र मृत्यु दर कम कैसे है? देखिए, जब कोविड-19 नया था तो दुनिया की पूरी आबादी के पास इसके खिलाफ 0 इम्यूनिटी थी। ये इतनी अभूतपूर्व तेजी से फैला कि दुनिया भर की स्वास्थ्य प्रणालियां ढह गईं। हाँ, अस्पतालों में ना बिस्तर बचे थे, ना ऑक्सीजन। एकदम सही। उस शुरुआती दौर में इलाज के अभाव और अचानक आए संक्रमण की बाढ़ के कारण लाखों लोग मारे गए, जिससे ओवरऑल मृत्यु दर का आंकड़ा आसमान छू गया। और हंटा वायरस के साथ ऐसा नहीं है। नहीं, क्योंकि ये इतनी तेजी से नहीं फैलता। ये अस्पतालों पर अचानक भारी बोझ नहीं डालता। मरीजों को समय पर वेंटिलेटर, डायलिसिस और आईसीयू की सुविधा मिल जाती है। अब समझ में आया। इसलिए हालांकि बीमारी गंभीर है, बेहतर चिकित्सा मैनेजमेंट के कारण इसकी समग्र मृत्यु दर को कोविड के शुरुआती सिस्टम कोलैप्स वाले दौर से काफी कम रखा जा सकता है। मैं कहूंगी कि ये तेज आग नहीं, बल्कि एक धीमी लेकिन खतरनाक सुलगती हुई आग है। यह विश्लेषण एक बहुत ही नई दृष्टि देता है और यह स्पष्ट करता है कि क्रूज शिप पर लगाया गया लॉकडाउन लोगों को एक दूसरे से बचाने के लिए नहीं था। बिल्कुल नहीं। वो लॉकडाउन तो इंसानों की गतिशीलता को रोकने के लिए था, ताकि वे जहाज के उस छिपे हुए दूषित वातावरण में प्रवेश न करें। एकदम सही पकड़े हैं आप।
अधिकारियों को उस अदृश्य धूल के तूफान के स्रोत यानी उन कृंतकों के घोंसलों को खोजना था और उन्हें खत्म करना था। इंसान अन्य इंसानों से नहीं छुप रहे थे, बल्कि वे उस पर्यावरण से सुरक्षित किए जा रहे थे जो खुद संक्रमित हो चुका था। ये एक बहुत ही सटीक निष्कर्ष है। ये वास्तव में धीमी परछाई है। ये शोर मचाते हुए एक देश से दूसरे देश में इंसानों के जरिए नहीं उड़ता। हाँ, ये तो चुपचाप काम करता है। बिल्कुल। ये उन अंधेरे कोनों में शांति से अपना काम करता है, जहां इंसान और जानवर अनजाने में अपनी जगह साझा करते हैं। अब अगर क्रूज शिप जैसे बंद और धातु से बने कृत्रिम वातावरण में ये खतरा इतना बड़ा हो सकता है, तो उन जगहों का क्या जहां इंसानों और कृंतकों के बीच की सीमा लगभग न के बराबर है? आपका इशारा किस तरफ है? ये सवाल स्वाभाविक रूप से हमारी चर्चा को हमारे अपने देश यानी भारत की तरफ मोड़ देता है, जहां जनसंख्या का घनत्व और शहरी व ग्रामीण ढांचा एक दूसरे में पूरी तरह से रचे बसे हैं। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है। क्या कोई भी समाज इस ज़ूनोटिक खतरे से पूरी तरह सुरक्षित है? मुझे तो नहीं लगता। देखिए, ज़ूनोटिक बीमारियां देशों की राजनीतिक या भौगोलिक सीमाएं नहीं मानती। उनका अस्तित्व केवल इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान और जंगली जानवर या इस मामले में शहरी कृंतक कितनी गहराई से एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं। स्रोत सामग्री ठीक इसी बिंदु पर एक बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से भारत का जिक्र किया गया है और बताया गया है कि यहाँ हंटा वायरस के छिटपुट मामले सामने आते रहे हैं। हाँ, स्पोरेडिक केसेस। इसका सीधा अर्थ ये है कि ये किसी दूर देश की समस्या नहीं है, बल्कि ये पारिस्थितिकी तंत्र तो यही हमारे आसपास मौजूद है। बिल्कुल, ये छिटपुट मामले उस धीमी परछाई के अस्तित्व का ही प्रमाण है। वे बताते हैं कि वायरस कृंतकों की आबादी में पहले से मौजूद है, बस हम ध्यान नहीं देते। हाँ, और जब किसी व्यक्ति का पर्यावरण उन संक्रमित कृंतकों के बेहद करीब आ जाता है तो संक्रमण का वो चक्र पूरा हो जाता है। इस रिपोर्ट का जो हिस्सा सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो तमिलनाडु में हुए एक विशिष्ट अध्ययन का जिक्र है। ओह, वो स्नेक कैचिंग रैट्स वाला अध्ययन? हाँ, बिल्कुल। इस अध्ययन ने हंटा वायरस के संचरण के तारों को एक विशेष समुदाय और सांप पकड़ने वाले चूहों से जोड़ा है। ये जानकारी इंसान, वन्यजीव और वायरस के बीच के उस जटिल और अक्सर अनदेखे त्रिकोण को उजागर करती है। मैं कहूंगी कि यह अध्ययन पारिस्थितिकी और वायरस के संचरण का एक असाधारण उदाहरण है। वो कैसे? ये दर्शाता है कि किसी विशिष्ट समुदाय की आजीविका, उनकी पारंपरिक प्रथाएं और पर्यावरण के साथ उनका सीधा हस्तक्षेप कैसे उन्हें ज़ूनोटिक जोखिमों के बिल्कुल केंद्र में खड़ा कर देता है। इस अध्ययन की बारीकियों पर थोड़ा गौर करना जरूरी है। देखिए, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में ऐसे समुदाय हैं जो पीढ़ियों से सांप पकड़ने या चूहों को नियंत्रित करने का काम करते आ रहे हैं। हाँ, ये उनका पारंपरिक काम है। वे कृषि क्षेत्रों में या जंगलों के किनारे गहरे बिलों में यानी बरोज में हाथ डालते हैं, खुदाई करते हैं, अब उस बिल के अंदर के वातावरण का विश्लेषण करते हैं, जो कि एक बहुत ही विशिष्ट माइक्रो क्लाइमेट होता है। बिल्कुल, वो बिल सिर्फ चूहों का घर नहीं है, वो मलमूत्र, लार और मिट्टी का एक पूरा बंद चेंबर है। और जब कोई व्यक्ति उस बिल को खोदता है तो वो सीधे उस मिट्टी और धूल को हवा में उड़ाता है और वही एरोसोलाइजेशन की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है। एकदम सही। वो व्यक्ति अनजाने में उस संकेंद्रित धूल के तूफान के ठीक बीच में खड़ा होकर सांस ले रहा होता है। ये उस पुल का सबसे स्पष्ट उदाहरण है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। देखिए, वायरस खुद चलकर मानव बस्तियों में नहीं आता। हाँ, हम खुद वहां जाते हैं। अक्सर इंसानी गतिविधियां ही उस वायरस को समाज में प्रवेश करने का सीधा रास्ता दे देती हैं। उस बिल के अंदर का अंधेरा और नमी वायरस के कणों को लंबे समय तक जीवित रहने में मदद करते हैं। हाँ, नमी की वजह से वो जिंदा रहता है। जी, और जब खुदाई के दौरान वो एरोसोलाइज्ड होता है तो संक्रमण की संभावना अपने चरम पर होती है। ये तथ्य इस विचार को बल देता है कि समाज अक्सर प्रकृति को अपने से अलग एक चीज मान लेता है। आम धारणा ये होती है कि खतरनाक वायरस सिर्फ गहरे अमेज़न के जंगलों में या किसी विदेशी वेट मार्केट में ही पनपते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। बिल्कुल, लेकिन सच्चाई यह है कि कृषि क्षेत्र, अनाज के गोदाम और यहाँ तक कि हमारे शहरों के सीवर भी अपना एक पूरा इकोसिस्टम रखते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब इंसान आजीविका के लिए या शहरीकरण के विस्तार के लिए उन इकोसिस्टम में बहुत गहराई तक हस्तक्षेप करता है तो वह उन वायरसों को निमंत्रण दे रहा होता है जो सदियों से केवल जानवरों तक ही सीमित थे। ओह, ये एक बहुत ही विचारशील अवलोकन है। और अगर हम इसे तमिलनाडु के सांप पकड़ने वालों से थोड़ा आगे बढ़ाकर देखें
तो ये हमारे शहरों में खुले कूड़ेदानों, सीवर लाइनों और तंग बस्तियों की भी कहानी है। हाँ, वहां भी तो चूहे होते ही हैं ना। बिल्कुल। जहां भी कचरे का उचित प्रबंधन नहीं है, वहां कृंतकों की आबादी तेजी से बढ़ती है। और जहां कृंतक और इंसान एक ही स्थान को साझा करते हैं, वहां हंटा वायरस जैसी जूनोटिक बीमारी के उभरने के लिए परिस्थितियां हमेशा अनुकूल बनी रहती हैं। इन सभी वैज्ञानिक और पारिस्थितिकी तथ्यों को समेटने का समय आ गया है। जी बिल्कुल। इस चर्चा की शुरुआत हमने एक डच क्रूज शिप के खौफनाक लॉकडाउन से की थी। उसके बाद वायरस के उस अदृश्य एरोसोलाइजेशन तंत्र को समझा गया। फिर ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड स्ट्रेन के जरिए गुर्दे और फेफड़ों पर होने वाले लीकी प्रभाव का विश्लेषण किया। और कोविड-19 के साथ इसकी संक्रामकता और मृत्यु दर के जो विरोधाभास थे, उन्हें भी सुलझाया। हाँ, और अंत में भारत के तमिलनाडु में कृंतकों और इंसानों के बीच के गहरे संपर्क तक का सफर तय किया। ये वास्तव में जटिलताओं से भरी एक बहुत ही जानकारीपूर्ण यात्रा रही है, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि इस ज्ञान का उद्देश्य समाज में कोई नई दहशत पैदा करना बिल्कुल नहीं है। ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हाँ, इस गहन विश्लेषण का मकसद किसी को भी सूचनाओं के भारी बोझ तले दबाना नहीं है, या ये सोचना नहीं है कि कल से कोई नई वैश्विक पाबंदियां लगने वाली हैं। बिल्कुल नहीं। मुख्य टेकअवे ये है कि हंटा वायरस कोविड-19 जैसी हाथों रात दुनिया भर में फैलने वाली तेज महामारी नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि अचानक से मास्क का स्टॉक जमा करने या घरों में कैद हो जाने की स्थिति आ गई है। हाँ, ये कम संक्रामक है। लेकिन ये एक बेहद गंभीर, धीमी गति वाला खतरा जरूर है, जो व्यक्तिगत स्तर पर विनाशकारी हो सकता है। और यही बात सतर्कता के महत्व को रेखांकित करती है। देखिए, स्वास्थ्य के बुनियादी नियमों का पालन करना, अपने आसपास और घरों में सफाई रखना, अच्छे वेंटिलेशन का ध्यान रखना और सबसे जरूरी, चूहों या कृंतकों के संक्रमण को कभी भी हल्के में न लेना। ये बहुत छोटे लेकिन जरूरी कदम है। बिल्कुल। ये कुछ ऐसे व्यवहारिक कदम हैं जो इस धीमी परछाई को समाज से दूर रख सकते हैं। जूनोटिक बीमारियों के युग में सही वैज्ञानिक ज्ञान और बुनियादी स्वच्छता ही हमारा सबसे बड़ा बचाव है। तो आज की इस चर्चा को एक ऐसे विचार के साथ समाप्त करते हैं जो स्रोत सामग्री से परे जाकर सोचने पर मजबूर करता है। ओह, बताइए क्या विचार है? शुरुआत में हमने उस डच क्रूज शिप की बात की थी, एक ऐसी जगह जो वैश्विक यात्रा, लग्जरी और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने का प्रतीक है। हाँ। जब भी अगली बड़ी महामारी की बात होती है तो समाज की नजरें अक्सर आसमान की तरफ होती हैं। लोग सोचते हैं कि अगली स्वास्थ्य चुनौती शायद किसी दूर देश की आधुनिक लैब से निकलेगी या फिर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के जरिए हवाई अड्डों पर उतरेगी। ये सच है, हम हमेशा बाहर की तरफ देखते हैं। लेकिन तमिलनाडु के उन चूहों के उदाहरण ने और हमारे शहरी परिदृश्य में हर गली नुक्कड़ पर मौजूद कृंतकों की सच्चाई ने खतरे की एक बिल्कुल अलग ही दिशा दिखाई है। और वो दिशा हमारे बहुत करीब है। बिल्कुल, ये एक ऐसा परिप्रेक्ष्य है जिस पर समाज को गहराई से विचार करना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य का कोई बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट किसी दूर देश की वैश्विक यात्रा से ना आए? ये बहुत संभव है। बल्कि वो इस बात से तय हो कि हम अपने बिल्कुल पड़ोस में, अपनी छतों पर, अपने बेसमेंट में या अपनी नालियों में रहने वाले इन जीवों, इस अर्बन वाइल्ड लाइफ के साथ कैसा संतुलन बना रखते हैं। ये सोचने वाली बात है। क्या आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज़ों और दूर देशों की खबरों पर नजर रखते हुए इंसान अपने ही पैरों के पास मंडराते, कूड़ेदानों के पीछे पनपते इस मूक, अदृश्य और धीमे खतरे को नजरअंदाज कर रहा है? शायद सबसे बड़ा खतरा वो नहीं है जो सीमा पार से आता है, बल्कि वो है जो हमारे अपने घर के अंधेरे कोनों में पनप रहा है। आज की इस गहन विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें और सतर्क रहें।